प्यारे छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक उस ऐसे टॉपिक के बारे में जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर दिला सकता है और कॉमनली पूछा ही जाता है। एमपीपीएससी के पिछले सिलेबस में पेपर 3 पार्ट बी में पूछा जाता था। अब जो है नया सिलेबस आया है, उसमें पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 1 में पूछा जाएगा। ये आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसका संबंध खासतौर पर भारत के विकास से है और आज भारत में जो मूल समस्याएं हैं उनसे इसका संबंध है, उसका रिलेशन जो है इससे है। लेबर कॉस्ट कुछ सेक्टर में बहुत बढ़ रही है, वो कुछ सेक्टर में बहुत कम हो रही है। इसके पीछे क्या गहराई है, इसके पीछे क्या कारण है, इससे भी इसका खास रिलेशन है। और आप आज का ही कंसेप्ट समझते हो तो आप एमपीपीएससी में कम से कम 3-4 क्वेश्चंस के आंसर जो है इस कंसेप्ट के आधार पर अपने पॉइंट लिख पाओगे, उनमें अपना उत्तर लिख पाओगे उसमें, और अच्छा एनालिसिस करके लिख पाओगे और एक अच्छा व्यू दे पाओगे। ऐसे कंसेप्ट को हम समझते हैं, है ना। क्वेश्चन आखिर उस कंसेप्ट के ऊपर कैसे होंगे, पहले उसको मैं समझा देता हूं। प्रश्न होगा कि भारत में अत्यधिक श्रम के बावजूद अपेक्षित विकास नहीं होने के कारण क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए मतलब आपको एज इट इज बताना है कि मेन कारण इसका क्या है ना, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय अनेक देश भी स्वतंत्र हुए, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो ज्यादा विकसित हैं और हम उतने नहीं हैं। इसके कारणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए, ये वो कह रहे हैं। तो भी इसके ऊपर हमें गहराई से जवाब देना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में ग्रामीण शहरी विकास में अंतर भारतीय आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन जो है 50 वर्ड्स 5 मार्क्स में आ सकता है। पुराने सिलेबस में 100 वर्ड्स और 6 मार्क्स में आता था। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आजादी के बाद भारत में कृषि आय में निरंतर कमी हुई है, इसका उल्लेख कीजिए। ये भी जो आज हम कंसेप्ट समझेंगे इसका भी उत्तर हम इसके बेस पर लिख सकेंगे। इसके लिए हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल कंजप्शन रूल्स। यूनिवर्सल कंजप्शन रूल है क्या? एक एंजल नाम के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया के डाटा निकाला कंजप्शन का, उपभोग का। लोग जो खर्चा करते हैं, किस सेक्टर में खर्चा करते हैं, इसके बेसिस पर उन्होंने एक पूरा कंजप्शन रूल तैयार किया और एक सिद्धांत उन्होंने दिया। मैं इस सिद्धांत को बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन की लैंग्वेज में नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाता हूं। मैं आपको उदाहरण दूंगा एक व्यक्ति की, चाहे आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। आज के दौर में यदि किसी व्यक्ति की आमदनी 1000 रुपए हो, 1000 रुपए हो, तो वो क्या करेगा? वो अपना खर्चा कहां करेगा, वो किस सेक्टर में खर्चा करेगा, उसको थोड़ा समझिए। वो 800 रुपए 80% जो खर्च है वो करीब फूड के ऊपर ही करेगा, पेट भर खाना खाएगा, है ना। और उसका जो है फिर सेकंड जो एक्सपेंसेस है वो जाएंगे 200 रुपीज कपड़ा और ये रहने के ऊपर, आवास के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर खर्च उसका होगा। इसका रेशियो 20% का ही है ना। और हेल्थ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के ऊपर जो उनका खर्च का रेशियो है वो बिल्कुल नहीं होगा, 0 होगा। वो इसके ऊपर खर्चा ना के बराबर करेंगे, और करेंगे भी तो बहुत दर्द के साथ करेंगे, और उनके बजट में इसके लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जब उस व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाती है, मान लो जब उसकी आमदनी हो जाए 10,000 रुपए हो जाए, आप ही की आमदनी 10,000 रुपए हो जाए, तो आप खर्चा कहां करोगे ज्यादा? ये केवल आप ही की बात नहीं हो रही, किसी भारतीय व्यक्ति की बात नहीं, दुनिया के सभी लोगों की बात हो रही है। जब लोगों की आमदनी बढ़ जाती है तो फूड के ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो उसको कम कर देते हैं, उसका रेशियो कम हो जाता है। 10,000 रुपए जब आमदनी होगी तो वो 1500 रुपए खर्च करेंगे, है ना। और कपड़ा मकान के ऊपर उनका रेशियो वही फिक्स रहेगा, वो पहले 200 रुपए करते थे, अब वो 2000 रुपए करने लग जाएंगे, है ना। एक शून्य बढ़ गया, आमदनी भी तो एक शून्य बढ़ गई है। लेकिन जो हेल्थ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का सेक्टर है उसके ऊपर उनका खर्च वाकई में बढ़ेगा। वो पहले जहां उस पर 0 एक्सपेंसेस था, आज वो 6500 रुपए 65% तक का एक्सपेंसेस उसके ऊपर करेंगे, है ना। और जब व्यक्ति की आमदनी 10,000 से भी बढ़कर 1 लाख हो जाए, लाख रुपए इनकम हो जाए, तो फूड के ऊपर उनका कितना खर्च होगा? तब उनका फूड के ऊपर करीब 5,000 रुपए तक खर्च जाएगा। लेकिन कपड़ा और मकान के ऊपर करीब उनका 20,000 रुपए तक खर्च हो सकता है। और हेल्थ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के ऊपर जो उनका खर्च है वो उसका रेशियो और ज्यादा बढ़ जाएगा, करीब 75,000 रुपए जा सकता है, 75%, है ना। हम यहां पर थोड़ा इस कंजप्शन रूल में हम देख रहे हैं, ये एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, है ना, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल बताता है।
लोगों के एक्सपेंसेस का प्रिंसिपल बताता है, लोगों की मानसिकता बताता है। और ये लोगों की मानसिकता जो है यही इकोनॉमी को इफेक्ट डालती है। कौन सा सेक्टर ग्रोथ करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये केवल लोगों की मानसिकता पर निर्भर है। आज किसान बहुत परेशान है कि हमारे प्रोडक्ट के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वो परेशान है। इसके पीछे यही रूल है, लोगों की यही मानसिकता, लोगों के एक्सपेंसेस की मानसिकता। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा समझें। देखिए क्या है कि यहां पर हमने समझा कि फूड सेक्टर के ऊपर उनके खर्च का रेशियो जो है धीरे धीरे कम होता जाता है आमदनी के साथ साथ। कपड़ा मकान पर रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, उतना का उतना ही रहता है लगभग। और हेल्थ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर में उनका जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। इसके बेसिस पर हम इकोनॉमी को भी समझ सकते हैं कि भारत की ग्रोथ अदर कंट्री की तुलना में क्यों नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी कुछ लोग बोलते हैं कि हम आलसी हैं, हम आलसी वालसी नहीं है साहब, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना कोई नहीं करता। भारत जितना मेहनत करता है उतना कोई नहीं करता है। अमेरिका उतना नहीं करता, अमेरिका ज्यादा आलसी है। लेकिन क्या है, अमेरिका का जो सेक्टर है वो अलग है। अमेरिका जो है हेल्थ एजुकेशन एंटरटेनमेंट सेक्टर से ज्यादा जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर 70% वर्क फोर्स जो है वो फूड सेक्टर में है, और अमेरिका में जो है 5% वर्क फोर्स ही फूड सेक्टर में है। उनका बिजनेस का, उनके ज्यादा वहां के जो ज्यादा लोग हैं वो हेल्थ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में ज्यादा योगदान देते हैं, रोल देते हैं, उसमें ज्यादा उनका बिजनेस जुड़ा हुआ है ना। अब जैसे एंटरटेनमेंट, फेसबुक देख लो, है ना, बहुत सारे सोशल मीडिया किसके, अमेरिकी हैं, वो इससे ज्यादा लाभ कमा रहे हैं, है ना। आपके जो टाइम पास का वो फायदा कमा रहे हैं, है ना। उनका इन्वेस्टमेंट भी एंटरटेनमेंट सेक्टर में होता है। कभी वो भारत की फूड इंडस्ट्री में नहीं करने जाते, किसानों क्या इन्वेस्ट करने नहीं जाते, हाउसिंग में नहीं करने आते हैं ज्यादातर, क्योंकि उनको पता है कि इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ज्यादा ग्रोथ किसमें, हेल्थ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में। और यही वो वजह है कि भारत की आजादी के बाद जहां 54% तक का एग्रीकल्चर का रोल था हमारी टोटल जीडीपी में, आज वो घटकर हो गया है 15.4% का। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर में लोगों ने श्रम करना कम कर दिया है। एग्रीकल्चर वाले तो बहुत ज्यादा श्रम करने लगे हैं। पहले तो हाथों से करते थे, बैलों के साथ करते थे, लेकिन आज मशीनरी के साथ कर रहे हैं। ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, उत्पादन उनका बढ़ गया, लेकिन उनका रेशियो कम हो गया है। रेशियो, और उनका इसका अर्थ ये नहीं कि उनका प्रोडक्शन भी कम हो गया, नहीं, प्रोडक्शन अदर चीजों का बहुत बढ़ गया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनके जो भाव हैं उनको मूल्य ज्यादा नहीं मिल रहा है। और मूल्य ज्यादा नहीं मिल रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती, लोग फूड के ऊपर खर्चा कम करते हैं। जब लोग फूड के ऊपर खर्चा कम करते हैं तो भाव भी ज्यादा नहीं देंगे, है ना। यही सिद्धांत है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो जीवीए है, सकल मूल्यवर्धन है। सकल मूल्यवर्धन क्या है, समस्त वस्तुओं का जो मूल्य बढ़ता है उसको हम सकल मूल्यवर्धन कहते हैं, मूल्यवर्धन सेक्टर वाइज। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट के भाव जो है वो बहुत कम है, 16.5% तक ही है। और मतलब इनमें ग्रोथ हुई है पिछले 2019-20 में, जबकि 2014-15 में ज्यादा थी, 18.2% तक का जीवीए में योगदान था आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, है ना। इसको आप समझिए। और थोड़ा सा ये भी रखिए, ध्यान दीजिए कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं वो जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका रोल 15.4% ही है। जबकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो करीब 42% लोगों को रोजगार देता है ना, 42% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इतने लोगों को रोजगार देने के बावजूद भी वहां पर जीडीपी में रोल कम है। क्यों है, इसकी वजह यही है, उनको भाव नहीं मिलता है। यदि ये लोग हेल्थ, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन से जुड़े होते तो कम मेहनत में इनको ज्यादा मूल्य मिलता और जीडीपी में इनका रोल ज्यादा होता, है ना। एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत में ग्रामीण शहरी विकास में अंतर भारतीय आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसके पॉइंट में हम ऐसे लिख सकते हैं कि भारत में टोटल वर्क फोर्स का 70% जो है वो रूरल एरिया में निवास करता है ना। लेकिन जो ग्रामीण जीडीपी है उसका रोल 46% ही है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र किस चीज से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से ही ज्यादा जुड़ा, वहां पर ज्यादा प्राइस वैल्यू नहीं मिलती है, तो रोल उनका कम है। बल्कि शहरी क्षेत्र जो क्या है वो 30% वर्क फोर्स से शहरी क्षेत्र में रहता है, लेकिन उनका जीडीपी में रोल 54% तक का है
है ना। वजह है कि उनका कम मेहनत में उनको ज़्यादा वैल्यू मिलता है, प्राइस मिलता है ना। इसकी वजह यही वाला है, यही वाला सिद्धांत है ना। और अदर क्वेश्चन भी हम देखें कि भारत की स्वतंत्रता के समय बहुत सारे देश जो है विकसित हुए, हम क्यों नहीं हुए। इसका कारण भी यही है कि बहुत सारे देश जो है हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए थे और हम जो है फूड से जुड़े हुए रह गए। तो वो लोग बहुत ग्रोथ कर गए, उनको अच्छा मूल्य मिला, हमें नहीं मिला, इसलिए हम ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए। सरकार भी नहीं चाहती कि फूड सेक्टर जो है वो ज़्यादा ग्रोथ करे, उसका रेशियो जीडीपी में कम ही होना चाहिए। और लोग वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से, फूड सेक्टर से निकलकर हेल्थ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की ओर आए। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो फूड में नहीं हो, वो हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट में ही हो। इसके पीछे वजह यही है कि जैसे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोग इस पर ही खर्चा करेंगे, ना कि फूड पर खर्चा करेंगे। लोग एजुकेशन, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर ही खर्चा करेंगे, सर्विस सेक्टर पर ही खर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा।